जो ये अपना टैंक कैरियर्स हैं जी, in case they are not carrying ammunition, they have to carry about 10 to 15 tons of steel or stone right, or cement bag जी. just to keep the balance of the wheels. Another thing that came out was actually the Indian Army required troop carriers from Tatra, and what was provided were flatbeds, which again at BEML were, I mean, those people worked on it to convert it into troop carriers. Now, what is the truth behind? They cannot be so foolish, they cannot be so naive that they did not know that the requirement of the army is troop carriers and not flatbed. So, I mean, we can well imagine. For and we had carried out the trial on those. Ji. You require forklifter to enter inside the Tatra because it's so high. It's so high, yeah. Normal man cannot climb on top. So you require forklifter and then enter into this. और टाटरा जो है वो एक आदमी से ड्राइव नहीं होती, इट इज ए क्रू. लेकिन मैं आना चाहूंगा जड़ मूल समस्या पे, क्योंकि हमने इतनी डिस्कशन की है अभी तक. अगर कृष्णा मेनन से लेके हम आज तक की बात करें, ऑलमोस्ट अभी भी डेली स्कैम सामने आ रहे हैं, तो रिजल्ट तो कुछ मिला नहीं है. स्टेटस को इज मेंटेन्ड. DRDO is not deliver and is very unlikely to deliver in any time in the future. So इसका मतलब हथियार आते रहेंगे, इसका मतलब एजेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, इसका मतलब किकबैक्स चलते रहेंगे. अब हम एक नजर डालते हैं हमारा जो एक्विजिशन प्रोसेस है हमारी गवर्नमेंट का आर्म्स को लेने के लिए, उसमें कहाँ कहाँ ट्रांसपेरेंसी है, कहाँ नहीं है, कितनी ओपेकनेस है, कितना इंट्रिकेट, कितना डिफिकल्ट, कितना इम्पॉसिबल है ये सिस्टम. इस पे मैं एक नज़र डालता हूँ. एक्विजिशन प्रोसेस की मैं बात करता हूँ तो जैसे इट स्टार्ट्स फ्रॉम, जैसे आपका सर्विस डायरेक्टरेट्स हैं तीनों, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उनके अपने अपने हैं. जिसको भी किसी भी वेपन सिस्टम की रिक्वायरमेंट है वो डिमांड देता है डायरेक्टर जनरल वेपन्स एंड इक्विपमेंट को. मैं इसलिए ये सारे प्रोसेस में से जाना चाहूंगा सो दैट हमारे व्यूअर्स भी ये समझें कि हाउ कॉम्प्लेक्स एंड इंट्रिकेट दिस प्रोसेस इज, व्हिच शुड मे बी मेड अ लिटिल मोर सिंपलर. An officer of the rank of lieutenant general who works under the deputy chief of army staff, ही इज हेडिंग डायरेक्टर जनरल वेपन्स एंड इक्विपमेंट. ये फिर डीजी एक्विजिशंस को अपना केस आगे भेजते हैं. डीजी एक्विजिशंस इज हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ द रैंक ऑफ IAS, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल. अच्छा, वो फिर आगे असिस्टेड होता है बाय फाइनेंशियल एडवाइजर, अगेन एन एडिशनल सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर. उसके अंडर फिर 3 बोर्ड है, पूरा एक्विजिशन बोर्ड है जिसका अलग से यहाँ पर जो बैठा है मेरा भाई बाबू, बड़ा बाबू, यहाँ पर बड़ा बाबू जो बैठा है जी, ये जो कोटेशन मंगवाते हैं जी, यही कैस है कि यहीं पर जो करना है उन्होंने जी वो यही हो लेता है. और बाबू जी जो है बड़ा बाबू, वो ही इज लाफिंग इन स्लीव्स के कर दिया मैंने काम. ना ऊपर वालों को पता ना नीचे वालों को पता. आवाज जो खराब करता है वो ये स्टेज है. इसमें कर्नल दलाल टेक्निकल और फाइनेंशियल मैनेजर्स दो हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के सबके अलग अलग दो हैं. जब ये अपनी एज द केस में भी जिस भी सर्विसेज की आर्म को वेपन सिस्टम है रिक्वायरमेंट है, उसके बाद ये लोग इनवाइट करते हैं यहाँ से फिल्टर होने के बाद प्रोसेस को कमर्शियल बिड्स इनवाइट करते हैं अलग अलग. इसमें पंकज जी ऐसा है कि as far as quality of the foreign equipments are concerned, जी, उसमें क्वालिटी को तो कोई आज तक क्वेश्चन नहीं हुआ है. आप किसी वेपन सिस्टम को ले सर, एक्सेप्ट 1 और 2, देयर क्वालिटी इज गुड. मैं वाजे साहब आऊंगा उस पे. फॉरेन वेपन एक साल तक, मेरा कहने का मतलब है 1 साल तक हमारी जितने भी विंटर्स हैं, समर्स हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेदर्स एटलीस्ट इन द नॉर्दर्न एरियाज आर एक्सट्रीम, अपना मानसून्स हैं, हर एक तरह के एरिया में इनकी ट्रायल्स होती है. उसके ट्रायल्स के बाद जो भी इनमें से पास होता है, जिस एक कंपनी को जिसको फाइनलाइज करते हैं, उसके बाद प्री प्राइस नेगोशिएशन कमेटी आ जाती है. उसमें वो भी एक जॉइंट सेक्रेटरी द्वारा हैंडल की जाती है. उसमें से फिर लोएस्ट बिडर को लेकर के उससे फर्दर प्राइस नेगोशिएशन किया जाता है. यहाँ एक सवाल पैदा होता है, हाँ जी, कि व्हाई द लोएस्ट, जब नेगोशिएशन करना है इस स्टेज पे भी लोएस्ट ब्यूरोक्रेट्स इन्वॉल्व हैं. मेरा ये कहना कर लो. जी हाँ, जी हाँ. यानी या तो तीनों कोटेशन वालों को बुलाओ, लोएस्ट बिडर से 60 गांठ कर लेते हैं कि भाई यहां तक आ जा तू. अब इसमें मैं एक बहुत बड़ा सवाल उठाता हूं कर्नल बलहारा, व्हाई द लोएस्ट बिडर? मैं वही कहता हूं, व्हाई नॉट ऑल द 3?
No. You place all the 3 bids openly on the table. मैं ये नहीं कह रहा. लेकिन why the lowest bidder might not be the giving you the best equipment required by the forces? There are 3 bidders. जी. एक ने हेलीकॉप्टर का क्या किया है जी, एक ने फाइटर एयरक्राफ्ट किया है जी, एक ने जो है नॉर्मल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का. ये जो है भार हाथ में ला लेते हैं. जैसे हमारे पॉलिटिशियन है कि भी हैप्टर यू गो फॉर फाइटर, आई विल गो फॉर ट्रांसपोर्ट. वॉट एवर द प्रॉफिट इज देयर विल शेयर आउटसाइड द मार्केट. राइट. तो यू गॉट नो चॉइस है, चाहे वो तुम हाईएस्ट बिडर ले लो चाहे लोएस्ट बिडर ले लो. है दीज सप्लायर्स दे आर इन लीग विद ईच अदर. तो आप ये कह रहे हैं क्वालिटी एंड रिक्वायर्ड पैरामीटर्स बी डैम्ड, और वो गैंग बना लेते हैं. जो GSQR है दैट्स द मीट, गैंग बन जाती है. दे मीट and they decide कि okay I'll supply this weapon system for say the 100,000 crore, you supply the air card for 2,000 crore, and whatever the profit margin is there will distribute each other. लेकिन कर्नल साहब कहीं ना कहीं मैं आपकी बात मानता हूं, लेकिन मैं ये कहता हूं हमेशा आर्मी की एक शिकायत रही है, नेवी हो एफओस आर्म फोर्सेस की, कि ब्यूरोक्रेट्स के से वो परेशान ही रहते हैं इस प्रोसेस में. जितने भी ब्यूरोक्रेसी इन्वॉल्व है वो ये कहते हैं वी आर नॉट इन्वॉल्व इन एवरी स्टेज and we are not kept in touch in every stage of the weapon acquisition process. वो चाहते हैं हर जगह अपनी इन्वॉल्वमेंट होना. आप इसको सही मानते हैं गलत मानते हैं कि ब्यूरोक्रेसी को जरूरत से ज्यादा पावर्स दी हुई है इस मामले में? बिल्कुल. जिस टाइम पे हम जो GSQR बोलते हैं जनरल स्टाफ रिक्वायरमेंट जी, वो दे दी गई है कि हमारे को जो है यही वेपन सिस्टम सियाचिन में यूज करना है, यही जो है हमने श्रीलंका में यूज करना है जी. उसके बाद जो है इसके ऊपर जो है R&D और जो भी है जो भी मैन्युफैक्चरर्स है वो आप अपने वेपन जो है मार्केट में थ्रो करते हैं और उनकी ट्रायल करते हैं. ट्रायल होने में जो है कम से कम जो है, क्योंकि इतनी तरह के कहीं डेजर्ट में करना है, कहीं बारिश में करना है, कहीं सियाचिन में करना है, कहीं एल्टीट्यूड में करना है, कहीं सिक्किम के, तो हमारे पास इतनी 20-25 तरह की जो है टेरेन है. उस कहीं हमने हेली ड्रॉप करना है, कहीं एयर ड्रॉप करना है, तो इतनी QRs बढ़ती चली जाती हैं. कोई भी सिस्टम है उसको लेने के लिए फाइनली क्या है कि वी हैव टू कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि द वन फॉर्म इज गिविंग यू से आउट ऑफ 20 say the 15 your QRs are met, so we accept that. So that's why the system which is good for desert may not be good for say our northeast but states. Then again I think no armament company can give you 20 out of 20 parameters right, be it a company from USA, Europe, or any part of the world on earth. But generally those arms are expected to work in most of the conditions that their operational requirement may be. मैं उसके बाद ये आता हूँ दूसरी स्टेज पे जब प्राइस नेगोशिएशन कमेटी दोबारा से लोएस्ट बिडर से और प्राइस नेगोशिएशन करके अपनी टर्म्स एंड कंडीशन के क्लोजेस्ट लेके आती है, उसके बाद ये प्रपोजल जाता है कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर. नाउ प्लीज डू कंसंट्रेट ऑन दिस वन, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हिमसेल्फ. उनके नीचे चारों कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ डिफेंस, फाइनेंस, होम एंड एक्सटर्नल. यहां से फाइनल कॉन्ट्रैक्ट निकल के साइन होता है कि इनको देना है या नहीं देना है. अब इसमें मैं दो बातें ये कहना चाहूंगा. कोई भी, जैसे कर्नल दलाल आप कह रहे थे, स्कैम होता है, कुछ भी होता है, अल्टीमेटली डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स फाइनली PMO ऑफिस से ही जाते हैं. इसका मतलब फाइनल होकर ये जब शुरू होती है रिक्वायरमेंट, तभी PMO ऑफिस में आदमी प्लांट हो जाता है. So are you trying to implicate somewhere down the line that I mean Indian prime ministers have been corrupt? The staff of the Prime Minister Secretariat, but not the PM himself. Not the PM himself. I don't say. At least it is my personal conviction that a prime minister of the level of Manmohan Singh is a person of very high integrity. Not the prime minister. Pankaj ji, this CCS. Ji. Once the CCS is involved. Ji. In any scam or in any, they try to pass the buck to the officers or to the army personnel, to the bicholia, etc. This the role of CCS is never, never questioned. एक बात दूसरी ये है कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर का और होम मिनिस्टर का तो कोई काम ही नहीं वहाँ. जी हाँ, वो मैं इसलिए नहीं है कि यहाँ पर भी आदमी जो है वो
प्लांट होगा जी, वो परसुएट कर देगा अपने मित्रों को। जी 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 हाँ, मतलब परसुएशन तो चलता है ना, यानी इन दो आदमियों का कोई काम नहीं। फिर रही बात के पावर देनी है या लेनी है, ये तो बड़े बाबू ये पावर देने वाले भी खुद हैं और लेने वाले भी खुद हैं, इनको कौन रोकता है? कर्नल बलहारा मैं आपके पास आना चाहूंगा। जो स्टैंडिंग कमेटी है इसमें ऑन सिक्योरिटी, उसमें मुझे समझ आता है डिफेंस मिनिस्टर का होना, मुझे समझ में आता है फाइनेंस मिनिस्टर का होना, होम मिनिस्टर का क्या रोल है? होम मिनिस्टर का यह है कि अगर फाइनल कोई करप्शन केस आ जाए तो सीबीआई होम मिनिस्टर के नीचे आ गई, और जो कोई भी जो डिफेंस का है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारा का सारा डिफेंस के लिए खरीदा जा रहा है। अगर हेलीकॉप्टर खरीदे जा रहे हैं तो पैरामिलिट्री के लिए भी, विच कम अंडर द जुरिसडिक्शन ऑफ होम मिनिस्ट्री। ओके, एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल अफेयर का वो है कि जो भी हमारी फॉरेन पॉलिसी है, जो भी ट्रेडिंग पॉलिसी है, दैट इज द फॉरेन सप्लायर्स, दैट इज व्हाट आई वांट। नो नॉट ओनली ट्रेडिंग, क्योंकि बिकॉज इन लॉट ऑफ आर्म्स डील इट हैज बीन सीन एट टाइम्स दैट यू हैव टू गिव अ कॉन्ट्रैक्ट, मे बी, आई एम पुटिंग अ मे बी है, मे बी टू सम कंपनी कीपिंग इन लाइन योर फॉरेन इंटरेस्ट ऑल्सो, फॉरेन पॉलिसी है। अब जो मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स में जो ये 126 जो रफाल को मिला है, उसमें भी ये शुरू में जताई गई थी शंका कि हो सकता है ये कॉन्ट्रैक्ट F-16 फैल्कन को जाए या F-18 सुपर हॉर्नेट्स को जाए। डाउट था, क्योंकि अमेरिका से आवर रिलेशंस हैव बीन कॉन्स्टेंटली इंप्रूविंग एंड मे बी थ्रू दिस डील वी कुड हैव कम इवन मोर क्लोजर। अच्छा, कंट्रीज गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी प्रेशर होता है। इससे पहले अगर हम जाएं, इससे पहले भी अगर हम जाएं, तो फ्रांस से जब मिराज 2000 खरीदे गए थे, उसमें भी जो मिग 27 और मिग 23 जो रशिया का है, वो उससे 1/4 प्राइस में 1/4, यानी इतना डिफरेंस है, 70% का डिफरेंस है।